हमारे पुरखों ने अपनी ज़मीन वक्फ किया, इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो 14 पॉइंट्स इन्होंने इस पे बिना किसी विचार विमर्श के, बिना चर्चा किए अपने ही मन से बहुमत पा गए, अपने ही मन से बहुमत हासिल कर लिया कि साहब हमको बहुमत मिल गई। आप उसकी चर्चा करवाते, आपने उन जो कमेटी के अंदर थे, जो विपक्ष के लोग थे, आपने उनको सुना नहीं और उनका विरोध भी था और आपने फैसला दे दिया। कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग भी उस कमेटी में हैं, जो लोग हैदराबाद में 300 करोड़ की संपत्ति, वक्फी संपत्ति कब्जा करके बैठे हैं। शायद उनकी क्या मंशा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलो दिमाग में बात है कि जो लोग वक्फ संपत्ति को 3000 करोड़ संपत्ति कब्जा किए बैठे हैं, वो हमारे लिए सरकार से डील करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग मिले, इससे लगा कि वो उनके पास जो भी है, जो भी एम्पायर खड़ा किया है वक्फ बोर्ड के मदद से, उसको बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे और लगभग डील इसी पे तय हुई कि साहब हमको बचा दीजिए और आपको जो करना करिए। आज वही ये सरकार कर रही है और मुझे बहुत अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि ये संपत्ति मुसलमानों की है और इसमें सरकार का क्या, कुछ नहीं। लेकिन सरकार एक ज़बरदस्ती सब लोकतांत्रिक, ये जो फैसला आया है ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये सरकार का एक तरफा, सरकार को लाभ पहुंचाने का, और जो कमेटी के पक्ष के लोग थे उनके, ये सारे के सारे सरकार को खुश करने के लिए सरकार के इशारे पर इस तरह के उन्होंने बात की। और अफसोस की बात यह है कि इस लोकतंत्र में जब आपको सुनना नहीं था, कमेटी के मेंबरों की बात माननी नहीं थी, तो कमेटी बनाया क्यों था? आप थोप देते कि साहब हमने थोप दिया, लेकिन आपने एक बहाने से ये इस तरह की हरकत की कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी में 14 लोग समर्थन कर देंगे, बाकी खारिज कर देंगे, उनका मकसद पूरा हो गया। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। हम लोग देखेंगे, अगर वो लोकसभा में इस पर चर्चा होती, अगर हम लोगों के लिए इसमें लोकसभा कहीं न कहीं से हमारे उन 44 लोगों के बिंदुओं पर विचार विमर्श पुनः करता है तो ठीक है, वरना फिर माननीय न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग भी खड़खड़ाएंगे और अपने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने तमाम पूरे प्रदेश के हर स्टेट में हम मेमोरेंडम देंगे और हमारे लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जो है माफियाओं का जो है जो गढ़ है वो वक्फ बोर्ड कहीं न कहीं दाखिल है। तो ऐसे में जो है बातें तो वही हो रही हैं कि वक्फ बोर्ड को जो है कहीं डकैती और जो चोरी का जो इल्ज़ाम जो है मुख्यमंत्री साफ साफ लगा जाए। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफिया उस पर कब्जा करके उस पर लाभ उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी तो उस ज़मीन को अपने हथियाना चाहते हैं। जो काम जिनको माफिया कह रहे हैं वही काम तो मुख्यमंत्री जी भी करने जा रहे हैं ना। ये डीएम को क्या, इन्होंने जितने प्रावधान किए हैं 14 के 14 प्रावधान तर्क संगत गलत हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर वक्फ ज़मीन पर आप कलेक्टर पावर दे दें तो कलेक्टर मनमानी करेगा, सरकार की सारी कलेक्टर काम करेगा। कुल मिला के इनकी मंशा है कि मुसलमानों के जो हमारे पुरखों ने ज़मीन, वंचित समाज, बेवा बेसहारा गरीब तबके के लोगों, पसमानदा मुसलमानों के लिए जो ज़मीनें दिया था, उस पर कुछ मुतवल्ली और कुछ कौम के ज़िम्मेदार लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम क्यों ना एक प्लानिंग के तहत वो सारा के सारा हम उन वंचित समाज से छीन ले। तो ये सरकार की जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो वो समाज, जिस समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, बार बार पसमानदा के हालात पे चिंता जता रहे हैं। अगर सच में पसमानदा के हितैषी थे तो ये जो भी वक्फ बोर्ड का फ़ायदा होना था, जो भी वक्फ बोर्ड के लिए प्लानिंग करनी थी, वो पसमानदा मुसलमानों के लिए करने चाहिए थे। कमेटी के अंदर जो कमेटी बनी उसमें कम से कम जो उन्होंने बात की 2 गैर मुस्लिम रखेंगे, 2 गैर मुस्लिम का रखने की क्या जरूरत? हमने तो नहीं कहा कि आप बालाजी मंदिर पे हमारे मुसलमानों को रखिए, हमने तो ये नहीं कहा कि आप राम जन्मभूमि पे रखिए, हमने जितने आपके धार्मिक स्थल वहाँ पर तो नहीं कहा कि आपके कमेटी में हमारे मेंबर होंगे। आप 2 गैर मुस्लिम को यहाँ डाल करके सभी स्टेट में डालेंगे तो क्या क्या करना चाहते हैं? आपकी मंशा साफ है कि आप हमारे अपने मेंबर के जरिए हम वहाँ पर मनमानी करेंगे, हमारे लोग हमारा साथ देंगे।
सर एक बहुत अभी बात सामने नजर आई है कि इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का काम जो है जो और उनकी पार्टियां हैं और या और जो वहाँ वक्फ बोर्ड में जुटे हैं वो लोग करते हैं। देखिए, कल इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया और देश के अंदर जितने भी कौम के ठेकेदार हैं अभी तक उनकी आवाज़ चूं से पूं नहीं हुई। वो सारे के सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि वक्फ संपत्तियां उनके पास है और वो इस मुद्दे पर बोल करके सरकार से पंगा नहीं लेना चाहते हैं कि अगर हम इस पर ज़्यादा सामने आएंगे तो हमारी कलई खुलेगी और हमसे वो ज़मीनें छीनी जाएगी और मेरे खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच सरकार शुरू कर देगी। इस दहशत के मारे अभी सब लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अनिल भाई, सनातन बोर्ड गठन करने की बात चल रही है और उस पर धर्म संसद और तमाम साधु संतों ने कहा कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? आप इसको क्या, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारे वक्फ बोर्ड को स्वतंत्र रखा जाए। सरकार के अधीन नहीं काम करेगा हमारा वक्फ बोर्ड, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर वो सनातन बोर्ड बनाना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बनाए, जहाँ पर उनकी सनातनी उनके लोगों ने वक्फ किया हो, राजाओं ने ज़मीन वक्फ किया हो, सनातन उसको ले। हम उस पर कोई हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अगर सनातन बोर्ड बन रहा तो मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन सनातन बोर्ड में वही है जैसे वक्फ बोर्ड में हमारे पुरखों ने ज़मीन वक्फ किया था। अगर वो हिंदू समाज के राजाओं ने या किसी ने अगर वक्फ किया है उन गरीब हिंदुओं के लिए तो वो सनातन बोर्ड बना के उस पर काम करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप लेकिन साथ हैं इस बोर्ड के? नहीं, हम साथ नहीं हैं, हमें उससे उनके बोर्ड से लेना देना ही है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो मेरे पुरखों ने ज़मीन हमारे वंचित समाज के लिए, गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए, उनके लिए छोड़े हैं कि इसका लाभ इनको मिले, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें वो मिलना चाहिए। बाकी वो सनातन बोर्ड में क्या कर रहे हैं, हिंदू बोर्ड बनाए, सनातन बोर्ड बनाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे वक्फ की ज़मीन को नहीं छुआ जाए। ये आज कल तो काला अध्याय एक जेपीसी कमेटी ने जगदम्बिका पाल ने लिखी दिया। जगदम्बिका पाल महाभ्रष्ट, जगदम्बिका पाल सरकार के इशारे पर काम करने वाला शख्स। हमको पहले से उस शख्स पर विश्वास नहीं था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और वक्फ की ज़मीनों पर गलत रिपोर्ट और गलत तरीके से रिपोर्ट ले करके और रिपोर्ट पेश करेगा और गुमराह करेगा। तो क्या लगता है कि जो कमेटी बनी हुई थी उसमें जो मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी बातों को इग्नोर किया गया या उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला? क्या उन्हें नज़रअंदाज किया गया? भाई देखिए, जब आपने कहा कमेटी बनी और कहा कि सारे लोग अपने अपने मशवरे कमेटी को दें, तो जो उसमें मेंबर्स रखे उन लोगों ने भी, और मेंबर के अलावा 500 लोगों ने भी अलग से, 572 लोगों ने अलग से भी अपने मशवरे भेजे और मेंबर्स ने दिए। तो सवाल इस चीज़ का है कि जब वो मशवरे गए तो उस पर आपने विचार नहीं किया, आपने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, आपने सीधे सीधे थोप दिया कि साहब ये 14 लोग हैं जो इनकी बात, ये 14 पॉइंट को मानेंगे। सभी खंडों पर विधिवत उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और ईमानदारी से चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुन करके तब न्याय करना चाहिए था। लेकिन जब उनके मन में पहले से नीयत खराब हो, पसमानदा तबके के हक को हड़पने की उनकी जो पहले से कोशिश हो, वक्त ज़मीनों पर पहले उनकी निगाह हो, तो ये उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी करके और उस ज़मीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की क्या है। लगता है पूरे प्रोसेस में एक तरफा सुनवाई हुई है? बिल्कुल, ये आज पूरा देश इस बात को जानता है और यहाँ तक कि देश के तमाम वो नागरिक जो सामाजिक तौर पे समाज में काम करते हैं वो सब आज उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। आपने कमेटी बना के इतने लोगों को रखा और आपने विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं माना, और जो पक्ष के आपके सांसद, आपके घर के पॉकेट के लोग थे, उनकी बातों को लेकर के आपने फैसला दे दिया। तो अभी इस मामले को लेकर आगे कैसे आप क्या कोर्ट जाएंगे? हम अभी ये चर्चा होनी, अगर चर्चा लोकसभा में चर्चा हो गया, चर्चे में अगर माकूल हल इसका नहीं निकला तो निश्चित तौर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो रिपोर्ट पेश की है कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ 3000 वक्फ हैं, उसके अलावा जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं, जो भी वक्फ संपत्ति है 1,27,000, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार ने जब इससे पहले सर्वे कराया था
तो सरकार के लोगों ने धीरे धीरे करके वक्फ संपत्तियों को सरकार में निहित कर दिया। जब पता चला, धीरे धीरे सरकार की मंशा पहले से खराब थी इस प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद आज जब ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इसमें मुलव्विस लोग थे, जो इसमें शामिल थे लोग, पहले शुरू से लेकर के अब तक ये कि हाँ साहब ये वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और जहाँ पर हमारे लोगों ने जिन लोगों ने दिया है, हमारे पुरखों ने, वहाँ पर वो काबिज हैं, मस्जिद बना करके, मदरसा बना करके, इदारा बना करके, उसमें जो भी है चीज़ें वो सबको मालूम है कि ये वक्फ की संपत्ति है। अगर वो उन्होंने अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया और हमारे लोगों को गुमराह किया और दर्ज नहीं किया तो ये अधिकारियों की गलती है, लेकिन वक्फ संपत्ति है और उस पर लोग हैं और उस पर मस्जिद बनी, एक हज़ारों साल पहले से सब कुछ चला आ रहा है। तो वहाँ पर सरकार अगर ये चाहेगी कि हम वहाँ पर जाके उसको खाली करा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम होगा। और ये देश के अंदर सबसे बड़ा मतलब समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या होगी, ऐसा